नमस्कार दोस्तों, स्टडी टूल्स में आपका स्वागत है। हमारे द्वारा यह पहला प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है जो कि बिहार में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, खास करके 67वीं बीपीएससी हो या फिर सीडीपीओ का प्री हो, उसमें काफ़ी उपयोगी होने वाली है। क्योंकि हमने इसमें सारे सेक्शन को इंक्लूड करने का प्रयास किया है, चाहे वो बिहार का करेंट अफेयर हो, बिहार का स्टैटिक जीके हो या फिर जनरल करेंट अफेयर हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो। इसमें सारे पोर्शन को इंक्लूड किया गया है। और यह चूँकि हमारा यह पहला प्रैक्टिस सेट है, हो सकता है कुछ कमी रह गई हो जो कि आने वाले दिनों में उसको दूर कर लिया जाएगा। इसमें हम शुरू कर रहे हैं आज 50 क्वेश्चन से, क्योंकि वीडियो लंबा होने का इसमें ज़्यादा संभावना है 150 क्वेश्चन में। तो 50 क्वेश्चन से आज शुरू कर रहे हैं और इसका पीडीएफ भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आंसर के साथ। तो वहाँ से आप खुद या फिर प्रैक्टिस करके सेट लगा के आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए या फिर हमारे साथ बने रहिए और साथ में कीजिए प्रैक्टिस। साथ में रहने का बस आपको एक फ़ायदा होगा, दो फ़ायदा होगा कि जिस क्वेश्चन में ई ऑप्शन है उसका आपको राइट आंसर पता चल जाएगा, और जिस क्वेश्चन में आपको डिस्कशन की आवश्यकता है उसका डिस्कशन भी हम साथ साथ करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बाउंड्री सबसे लॉन्गेस्ट है नेपाल के साथ जो लगती हो? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। वेस्ट चंपारण है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा नेपाल से सटा हुआ है। और बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है वो भी वेस्ट बंगाल ही है, और स्मॉलेस्ट में है शिवहर। शिवहर है जो सबसे छोटा ज़िला है बिहार का, शिवहर। और सबसे बड़ा ज़िला पश्चिम चंपारण है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा था 3 कठिया से। 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, उसमें 3 कट्ठा पे नील की खेती करनी होती थी किसानों को। और तो इसी के संदर्भ में राजकुमार शुक्ल थे चंपारण के, उनके अनुरोध पे आए थे महात्मा गांधी 1917 में और चंपारण सत्याग्रह करा था वहाँ पे। आगे देखते हैं। बिहार में जूट उत्पादन किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? जूट के उत्पादन में कौन सा जिला है बिहार का जो कि सबसे प्रथम है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट का पैदावार होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट की पैदावार होता है। और अगर पूरे भारत में पूछा जाए तो प्रथम स्थान आता है वेस्ट बंगाल का, और पूरे विश्व में भारत का भी स्थान है। जूट उत्पादन में पहला स्थान है भारत का, जहाँ पे पूरे विश्व का 60% जूट का पैदावार होता है। तो वेस्ट बंगाल है इंडिया में प्रथम, और पूरे विश्व में भी इंडिया फर्स्ट पे आता है, जहाँ पे 60% जूट का पैदावार होता है, और बिहार में पूर्णिया हो जाता है। आगे देखते हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी थी पटना क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, और ये हैं जयप्रकाश नारायण उनकी पत्नी है प्रभावती देवी। आगे देखते हैं। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्याग दिया था? बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग कब दिया था? तो इन्होंने 1942 में दे दिया था त्याग पत्र महाधिवक्ता से। आगे देखते हैं। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो 1942 के जो आंदोलन हुए थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन से जेल में रखा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग जेल।
हजारीबाग जेल में इनको रखा गया था। आगे देखते हैं। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो इनका कार्यक्षेत्र था रांची। रांची इनका था कार्यक्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो विश्व शांति स्तूप है बिहार के राजगीर। राजगीर में है विश्व शांति स्तूप, सबसे ऊंचा है विश्व का, इसीलिए नाम रखा गया। आगे देखते हैं। जयप्रकाश नारायण कौन से पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और इसकी स्थापना हुआ था 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का बम्बई में हुआ था उस समय। और जो संस्थापक सदस्य थे उसमें जयप्रकाश नारायण जी के साथ साथ राम मनोहर लोहिया थे, मीनू मसानी थे और नरेंद्र देव थे। 3 लोग और थे, राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, नरेंद्र देव थे। और 1934 में स्थापना हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। और 3 सदस्य और थे, स्थापना में हुआ था, ये बम्बई में हुआ था इसकी स्थापना। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था? तो वो कौन सा स्थान था जहाँ पे 1922 में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गया। गया में हुआ था 1922 में। और इसकी अध्यक्षता किए थे CR दास। गया में जो हुआ था उनकी अध्यक्षता CR दास किए थे। और सब क्वेश्चन है कि प्रश्न उठता है कि बिहार में प्रथम अधिवेशन कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो पहला अधिवेशन हुआ था बिहार में 1912 में हुआ था। और वो हुआ था बांकीपुर पटना में। बांकीपुर पटना में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता करा था रघुनाथ नरसिंह। रघुनाथ नरसिंह मधोलकर पूरा नाम है उनका, जिनको शॉर्ट में जानते हैं RN मधोलकर। RN मधोलकर के नाम से जानते हैं। 1912 में हुआ था पहला अधिवेशन, जो कि बिहार में हुआ था पटना बांकीपुर में। और RN मधोलकर थे अध्यक्ष। और 1922 में जो हुआ था वो गया में हुआ था। और CR दास थे उसके अध्यक्ष गया में जो हुआ था। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बुद्ध का प्रतिमा कहाँ स्थापित होने वाली है? तो विश्व का सबसे बड़ा गौतम बुद्ध का एक प्रतिमा स्थापित होने वाली है। वो होने वाली है बोध गया में। और इसकी लंबाई है 100 फीट की। और यह परिनिर्वाण जो मुद्रा होता है गौतम बुद्ध का, उस मुद्रा में इसको लगाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। और यह अभी वर्तमान में कोलकाता में बन रहा है। और इसको असेंबल किया जाएगा वहाँ से पार्ट बाय लाकर गया में, बोध गया में। आगे देखते हैं। बिहार में पटना के बाद दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनाया जाएगा? बिहार में पहला चिड़ियाघर पटना में है, संजय गांधी जैविक उद्यान। तो दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है, वो आपको बताना है। वो है अररिया में। अररिया में एक रानीगंज वृक्ष वाटिका है। रानीगंज वृक्ष वाटिका है। इसको डेवलप करके चिड़ियाघर बनाया जाएगा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर होगा वो। चलिए आगे देखते हैं।
12वीं CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? 12वीं CIDC है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, इंडिया का एक संस्था है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो डेवलपमेंट होते हैं उससे रिलेटेड यह कार्य करता है और इसके द्वारा विश्वकर्मा पुरस्कार दिया जाता है हर साल। तो 12वीं विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है इस साल का, वो दिया गया है महात्मा गांधी सेतु को। तो यह दिया गया है बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कैटेगरी में दिया गया है महात्मा गांधी सेतु को। और जो अभी रिनोवेशन का कार्य चल रहा है तो इसमें जो स्ट्रक्चर थे महात्मा गांधी सेतु के उसको तोड़ करके वहाँ पे स्टील का स्ट्रक्चर लगाया गया है। तो जो कि यह कार्य भारत में पहली बार हो रहा है, इसलिए इसको देखते हुए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया CIDC का। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा सभी जिला और अनुमंडल अस्पतालों में जीविका के सहयोग से मरीजों के लिए किस नाम से कैंटीन की व्यवस्था की गई है? बिहार की एक संस्था है जीविका, उसके सहयोग से एक अस्पताल में कैंटीन की व्यवस्था की गई है, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है दीदी की रसोई। दीदी की रसोई इसका नाम है और इसमें मरीजों और मरीजों के परिजन, डॉक्टर और हॉस्पिटल का स्टाफ के लिए सस्ता और सुरक्षित खाना दिया जाएगा उनको दीदी की रसोई में। और इसमें सारे सदस्य जो होंगे इस रसोई के वो सारे महिलाएं होंगी। तो वोमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा पहल है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार पृथ्वी दिवस किस तारीख को हर वर्ष मनाया जाता है? तो बिहार पृथ्वी दिवस किस तारीख को हर वर्ष मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त। और यह शुरुआत हुई थी 2011 से और उस समय से लेकर अभी तक हर साल इसको 9 अगस्त को मनाया जाता है। और यह मेनली पर्यावरण को सेंटर में रखकर यह दिवस मनाया जाता है। और इस साल का लक्ष्य है 5 करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य लिया गया है इस साल। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आह्वान किया था 9 अगस्त को कि हमें 5 करोड़ वृक्षारोपण इस साल पूरे करने हैं। तो चलिए अभी एक और जानकारी दे देते हैं कि बिहार का जो टारगेट है वृक्ष आच्छादन क्षेत्र जो बिहार का है वो 17% टारगेट है और वर्तमान में अभी 15% बिहार में वृक्ष आच्छादन क्षेत्र है, जिसको बढ़ाकर 17% करना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत भारत में पहली बार कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण की शुरुआत कहाँ से की गई? तो इसके तहत कैदियों को डिजिटल एजुकेशन प्रदान किया जा रहा है और इस पहली शुरुआत हुई है बांका जिले का जो जेल है उसमें। और इसमें उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और मेनली उनको ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह फिर डिजिटल कंप्यूटर से रिलेटेड उनको एजुकेशन दिया जा रहा है ताकि वो जब जेल से बाहर निकले तो वो अपना कॉमन सर्विस सेंटर खोल सकें ग्रामीण एरिया में। और इनको सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है तो काफ़ी आसानी हो जाएगी इनकी लाइफ जेल से निकलने के बाद। चलिए आगे देखते हैं। इस संबंधन पोर्टल संबंधित है। इस संबंधन पोर्टल किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। ना तो स्वास्थ्य से संबंधित है, ना तो सड़क से, ना तो कृषि से, ना तो बैंकिंग से। ये संबंधित है एजुकेशन से। इस संबंधन पोर्टल संबंधित है एजुकेशन से। और मेनली ये प्राइवेट स्कूल जो होते हैं उनको एफिलिएशन की ज़रूरत होती है CBSE और CSIC से। तो उनकी इसी से रिलेटेड एक पोर्टल बनाया गया है इस संबंधन पोर्टल। इस पे ये लोग अप्लाई करेंगे प्राइवेट स्कूल वाले और वहाँ से बिहार सरकार इनको अप्रूवल देगी और NOC भी प्रोवाइड करेगी और स्टेटस भी यहाँ पे इनको पता चलता रहेगा कि इनकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। तो संबंधित है
शिक्षा से संबंधित है और इसका ऑप्शन होगा ई संबंधन पोर्टल। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद विस्तार के फलस्वरूप पशुपति कुमार पारस को कौन सा मंत्री पद दिया गया है? लोजपा के हैं, शायद अध्यक्ष हो गए अब, तो इनको कौन सा मंत्री पद दिया गया है अभी जो कैबिनेट रिशफलिंग हुआ था उसके बाद? तो सही आंसर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। और बिहार के एक और हैं नेता RCP सिंह जो कि जदयू से हैं, उनको दिया गया है इस्पात दिया गया उनको, तो वो भी ध्यान में रखिए, दोनों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, लोमेश और याज्ञवल्क की पहाड़ियाँ के उत्खनन पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। ये पहाड़ियाँ किस जिले में हैं? पटना ने हाल फिलहाल में रोक लगा दिया है, लोमेश और याज्ञवल्क पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे उत्खनन कार्य नहीं करने हैं। तो ये पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये है नवादा का एक रजौली जगह है, वहाँ पे स्थित है। और ये माना जाता है कि ये पहाड़ी रामायण काल से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे माना जाता है कि लव और कुश का जन्म हुआ था इन्हीं पहाड़ियों में। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का 100% बैंकिंग जिला किसे घोषित किया गया है? बिहार का 100% बैंकिंग जिला किसे घोषित किया गया है? गया, भागलपुर, नालंदा, नवादा, बताइए बिहार का 100% बैंकिंग जिला कौन हो गया है? तो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। हमने ऑप्शन में दिया ही नहीं है कि बिहार का 100% बैंकिंग जिला कौन हो गया है। PPSC का सबसे प्यारा ऑप्शन ई होगा और सबसे यहाँ पे सही आंसर होगा जहानाबाद। 100% बैंकिंग, सॉरी यहाँ पे आप डिजिटल लगा लीजिए। 100% डिजिटल बैंकिंग जिला किसे घोषित किया गया है? मिस प्रिंट हो गया, छूट गया था, तो डिजिटल आप लगा लीजिएगा। हमने जो डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पेपर दिया है उसमें भी आप ये अमेंड कर लेना। तो बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग जिला किसे घोषित किया गया? तो जहानाबाद को। यहाँ पे कुल अकाउंट का 99.65% डिजिटल माध्यम से जुड़ गया है, चाहे वो ऑनलाइन बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो, UPI हो या अन्य जो भी हैं सोर्स, उससे अकाउंट्स 99.65% जुड़े हुए हैं डिजिटल माध्यम से, इसीलिए जहानाबाद को डिजिटल बैंकिंग डिक्लेयर कर दिया गया है 100%। नेक्स्ट देखते हैं, सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? सती प्रथा के विरुद्ध कौन से मुगल शासक ने कदम उठाए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर ने सती प्रथा के विरुद्ध कुछ इनिशिएटिव लिए थे। चलिए आगे देखते हैं, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से वो शासक थे जिसमें राजकीय धर्म इस्लाम था, उसको समाप्त कर दिया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर ऐसा क्यों? क्योंकि 1582 में अकबर ने इस्लाम को की जगह पर दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना किया था, इसीलिए बोलते हैं कि इस्लाम धर्म उसने समाप्त कर दिया था और एक नया धर्म की शुरुआत किया था, दीन इलाही धर्म। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अकबर। आगे देखते हैं, टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? यहाँ पे इसको काट दीजिएगा
यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दरिया दौलत बाग। दरिया दौलत बाग है ग्रीष्म महल। इसको गार्डन ऑफ द वेल्थ भी बोलते हैं, दरिया दौलत बाग को गार्डन ऑफ द वेल्थ। तो टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल जाना जाता है दरिया दौलत बाग के नाम से। आगे देखते हैं। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश भारत का कौन थे गवर्नर जनरल? तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। आगे देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है BHU, उसकी स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था, और वो किए थे 1916 में BHU की स्थापना, जिसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। 1916 में करा था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। आगे देखते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसमें हमने ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ई, और सही आंसर है 1856, 1856 में हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, और इसमें अधिनियम 15 के तहत विवाह से जो बच्चे उत्पन्न होंगे उस बालक को वैध माना जाएगा इस अधिनियम के तहत, ऐसा कहा गया। इसके पहले जो भी विधवा से शादी करते थे तो उनसे जो संतान उत्पत्ति होती थी उसको अवैध माना जाता था। तो 1956 का जो आर्टिकल था 15 वो संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। दर्पण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? दर्पण एक पत्रिका था, वह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा इसमें बाल शास्त्री जाम्बेकर हैं। बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा दर्पण का प्रकाशन हुआ था। आगे देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा विवेकानंद। और कब किए थे? तो ये किए थे 1897 में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थे, और ये रामकृष्ण के शीर्ष थे विवेकानंद। आगे देखते हैं। समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? समाजवादी पार्टी, इसी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बोलते हैं। समाजवादी मतलब सोशलिस्ट पार्टी, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ही समाजवादी पार्टी है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, इन दोनों ने मिलकर की थी। और सही उत्तर हो जाएगा ई। और इनके साथ एक और थे राम मनोहर लोहिया, और एक और थे मीनू मसानी। इन चारों ने मिलकर करी थी, और वो करा था 1934 में। और कहाँ पे करा था? तो करा था बम्बई में। तो समाजवादी पार्टी मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करा था जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया
और मीनू मसानी ने मिलकर करा था 1934 में बम्बई में। चलिए आगे देखते हैं। ओरांव विद्रोह का नेता कौन था? ओरांव विद्रोह का नेता कौन था? ओरांव विद्रोह का नेता थे जतरा भगत। जतरा भगत थे ओरांव विद्रोह का नेता। और यह हुआ था विद्रोह 1914 से लेकर 19 के बीच में। छोटा नागपुर के पहाड़ी थे बिहार में, झारखंड दोनों से संबंधित है। छोटा नागपुर का जो पठार था यहाँ पे हुआ था ओरांव जनजाति के द्वारा। जतरा भगत 1914-19 में। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन हैं? इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन हैं? अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड है इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक। आगे देखते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है अभी? तो सही आंसर हो जाएगा सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। आगे देखते हैं। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी? पहली महिला फाइटर हैं जम्मू कश्मीर की जो कि भारतीय वायुसेना में शामिल हुई हैं, तो उनका नाम बताना है। तो ये हैं माविया सुदन। माविया सुदन हैं जो कि पहली फाइटर हैं जम्मू कश्मीर के। आगे देखते हैं। वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की महिला पत्रकार को पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो जो 2021 के पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया है, जो कि वो भारतीय मूल की महिला हैं और अभी वर्तमान में अमेरिका में रह रही हैं। और तो आंसर है मेघा राजगोपालन। मेघा राजगोपालन को दिया गया है 2021 का पुलित्जर पुरस्कार। और पुलित्जर पुरस्कार संबंधित है पत्रकारिता से, जर्नलिज्म से संबंधित है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1917 से। 1917 में पहली बार दिया गया था पुलित्जर पुरस्कार, तभी से हर साल दिया जा रहा है। और इस साल का पुलित्जर पुरस्कार मिला है मेघा राजगोपालन को पत्रकारिता के क्षेत्र में। आगे देखते हैं। हाल ही में किन दो राज्यों के मध्य वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला समझौता किया गया है? यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिए, फॉर्मूला है। हाल ही में किन दो राज्यों के मध्य वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला समझौता किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक और महाराष्ट्र। कर्नाटक और महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाएगा। इसमें समझौता किया गया है कि महाराष्ट्र ग्रीष्मकाल गर्मी के दिनों में कर्नाटक को जल देगा, पानी देगा, और कर्नाटक अलमाटी बांध के थ्रू महाराष्ट्र को उतना ही पानी वापस करेगा। इस समझौते में के तहत यह निर्णय लिया है। गर्मी के दिनों में महाराष्ट्र देगा पानी कर्नाटक को, और अलमाटी बांध के थ्रू कर्नाटक वापस कर देगा पानी को, उतना ही पानी को महाराष्ट्र को। और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच एक और भी सीमा विवाद है, जो कि सोलापुर और बेलगावी जो डिस्ट्रिक्ट है उससे रिलेटेड चल रहा है, इन दोनों का सीमा विवाद। तो वो भी याद रखिएगा, सोलापुर और बेलगावी डिस्ट्रिक्ट है जिस पे कर्नाटक और महाराष्ट्र का सीमा विवाद चल रहा है।
आगे देखते हैं। हाल ही में सामिया सुलह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सामिया सुलह हसन है किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो सही उत्तर हो जाएगा तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलह हसन। आगे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, कौन से भारतीय हैं? तो ये हैं CNR राव हैं। इनका पूरा नाम चिंतामणि नागेशा रामचंद्रन राव है और यह ऊर्जा और पर्यावरण के अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और मोस्टली इनका विषय है हाइड्रोजन। H2 इनका विषय है हाइड्रोजन और ये ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिसके कारण इनको 2014 में भारत रत्न मिला था इनको 2014 में और एनी अवार्ड मिला है इस बार। और यह एक केमिस्ट है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। जून 2021 में ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन कप विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा राही सरनोबत को मिला है गोल्ड मेडल 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ISSF विश्व कप में। राही सरनोबत। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का क्या थीम है? तो इसका थीम है सतत विकास लक्ष्य 2। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम। आगे देखते हैं। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिर्देशक कौन बने हैं? तो हैं जयदीप भटनागर को बनाया गया है PIB के महानिर्देशक। चलिए आगे देखते हैं। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? पहली बार जड़त्व का नियम किसने दिया? तो उत्तर हो जाएगा गैलीलियो ने। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का दिया था, न्यूटन ने दिया गुरुत्वाकर्षण का और आर्किमिडीज ने दिया उत्प्लावन बल दिया था। तो जड़त्व का दिया था गैलीलियो ने। आगे देखते हैं। एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को ऊंचाई से एक साथ गिराई जाती तो दोनों गिरेगी। एक लकड़ी है, एक लोहा का गोला है, दोनों गोला ही हैं, दोनों का आयतन समान है। एक ऊंचाई से गिराया जाता है तो दोनों गिरेगी। पहला कुछ अंतर पर गिरेगी, लकड़ी ऊपर ही रह जाएगा, लोहा नीचे गिर जाएगा, या फिर पहले लोहा फिर लकड़ी, पहले लोहा गिर जाएगा फिर लकड़ी गिर जाएगा, या फिर पहले लकड़ी गिरेगा बाद में लोहा गिरेगा। आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चारों में से कोई नहीं है इसमें। सही उत्तर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दोनों समान रूप से गिरेंगी, समान समय में गिरेगी और एक साथ नीचे आएंगे।
चलिए आगे देखते हैं। कैंडिला मात्रक है। कैंडिला किसका मात्रक है? तो कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता को मापने की इकाई कैंडिला है और इनको बोलते, कैंडिला को ही बोलते हैं ल्यूमेन बाई अस्टेरेडियन। ल्यूमेन अस्टेरेडियन कैंडिला है ज्योति तीव्रता का। आगे देखते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने नापा? प्रकाश का वेग किसने नापा था सर्वप्रथम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोमर। रोमर ने बृहस्पति ग्रह के दो उपग्रह के बीच लगने वाले दो ग्रहण, जो बृहस्पति ग्रह का दो उपग्रह है उसके बीच जो ग्रहण लगते हैं, जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, जो ग्रहण लगते हैं उसके कैलकुलेशन के बाद प्रकाश का वेग का पता लगाया था रोमर ने। बृहस्पति ग्रह के उपग्रह है, उनके बीच लगने वाले ग्रहण है, उसके कैलकुलेशन से रोमर ने पता किया था प्रकाश का वेग। आगे देखते हैं। प्राथमिक रंग कौन सा है? इसमें प्राथमिक रंग कौन है? प्राथमिक रंग है लाल हरा नीला। लाल हरा नीला प्राथमिक रंग है। आगे देखते हैं। आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया? आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्रेगर मेंडल हैं, जिनको आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। तो इनके द्वारा दिया गया था आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत। आगे देखते हैं। कोशिकाओं में तात्कालिक ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। कौन सा? प्रोटीन, सी सुक्रोज, ग्लूकोज। तात्कालिक ऊर्जा प्राप्त के लिए क्या लिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज और सुक्रोज में क्या अंतर है? तो मेनली सुक्रोज है डिसेक्राइड, सुक्रोज डिसेक्राइड है और ग्लूकोज है मोनोसेक्राइड। और सुक्रोज के टूटने के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। और फ्रक्टोज पाया जाता है फल सब्जी में। फ्रक्टोज भी मोनोसेक्राइड है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों मोनोसेक्राइड है और सुक्रोज है डिसेक्राइड। सुक्रोज डाइसेक्राइड है और मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो तात्कालिक ऊर्जा के लिए ग्लूकोज लिया जाता है, क्योंकि इसमें फ्रुक्टोज इसमें पहली बात की इसमें ऑप्शन में है नहीं, और दूसरी बात की फ्रक्टोज को पचने में काफ़ी टाइम लगता है। उसको पचाने के लिए यकृत में वो जाता है, फिर वहाँ पे जाके फ्रक्टोज टूटता है और फ्रक्टोज से ज़्यादा वसा पैदा होते हैं, उसमें फ्रक्टोज से ज़्यादा फैट पैदा होते हैं। और यह फ्रक्टोज मांसपेशियों और मस्तिष्क के लिए तात्कालिक ऊर्जा पैदा नहीं कर पाता है, जबकि ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी मिल जाता है इनको ग्लूकोज से। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है। कोशिका की गतिविधियाँ किससे नियंत्रित की जाती है? तो सही ऑप्शन होगा न्यूक्लियस द्वारा। न्यूक्लियस ही कोशिका की गतिविधि को नियंत्रित करता है। उसका एक मतलब कि वो माइंड है कोशिका का, न्यूक्लियस।
केंद्रक भी बोलते हैं उसको। आगे देखते हैं। पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? किसको पावर हाउस कहेंगे? पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। आलू किस कुल का है? आलू किस कुल का है? सही उत्तर हो जाएगा सेलिनेसी। आलू सेलिनेसी कुल का है और सेलिनेसी कुल का ही है मिर्च, बैगन, धतूरा बोलते हैं जिसको, वो भी इसी कुल का है, और टमाटर, ये सब सेलिनेसी कुल का है और आलू भी इसी कुल का है। तो आज 50 प्रश्न का ये सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आंसर की भी दिया हुआ है, आप उससे मैच कर सकते हैं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में ये 50 नंबर का क्वेश्चन टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें सारे सेक्शन को शामिल किया जाएगा, मैथ को भी। अभी वर्तमान में 50 नंबर का सीरीज चलेगा और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएंगे तो इस 50 नंबर के क्वेश्चन को 150 फुल टेस्ट में बदल दिया जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल स्टडी टूल्स। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए।